बिटकॉइन से टेस्ला कार खरीद सकते करके ऐसा कुछ था, पता नहीं, इतना ज़्यादा नहीं। चलो पढ़िए इसमें करते, मैं मेरा ज्ञान नहीं देती हूँ इसमें। हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैं सीखने वाली हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो मुझे जितना पता है सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि वही है कि वो डिजिटल मनी है जो लोग यूज़ करते हैं विदाउट एनी मतलब ट्रांजैक्शन चलते रहते हैं। यार इतना क्लियरली मुझे नहीं पता है। मैंने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से मतलब ग्रेजुएट हुई हूँ मैं, तो फिर उसमें थोड़ा सा ही था क्रिप्टो करेंसी के बारे में, इतना छोटा सा डेफिनेशन, उसमें सिर्फ मैंने उतना ही पढ़ा था कि वो डिजिटल मनी है करके। तो चलो आज एकदम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो अब मैं यहाँ सर्च करूँगी। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं क्रिप्टो करेंसी का। डेफिनेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, तो इधर लिखा अ डिजिटल करेंसी, इतना मुझे पता था। अ डिजिटल करेंसी इन विच ट्रांजैक्शन आर वेरीफाइड एंड रिकॉर्ड्स maintained by a decentralized system using cryptocurrency rather than by a centralized authority. ओके, अब हम कोई वीडियो देखते हैं क्रिप्टो करेंसी पे जिससे हमें कुछ आइडिया है। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी? व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी देखते हैं। तो यहाँ बहुत सारे वीडियो है। व्हाट आर क्रिप्टो करेंसीज एंड हाउ इट वर्क्स इन हिंदी। मुझे ना बहुत देख इसका मुझे अच्छा लगता है, ये है ना अभियन न्यू करके जो है, उनके एक्सप्लेनेशंस बहुत सही होते हैं। चलो पहले इनके वीडियो देखते हैं। हम देखते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो कॉइन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, इजी है बहुत। तो चलिए यही देखते हैं। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी? ये बिटकॉइन एक ओरियो होता तो एक बिटकॉइन की प्राइस एक साल पहले $5,000 थी, जो आज $40,000 यानी 30 लाख रुपए से ज्यादा। इनफैक्ट दिसंबर से अब तक बिटकॉइन लिटरली डबल हो गया है। 25 दिन में पैसा डबल। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा टॉपिक है जिसके लॉयल लवर्स भी हैं और पैशनेट हेटर्स भी, और ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या है। चलिए चीजों को सिंपल बना। ये तो मैं थी जिसको पता ही नहीं है कि ये क्या है। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम क्रिप्टो करेंसीज को अपने आसपास की चीजों की हेल्प से समझेंगे, जानेंगे कि क्या ये भारत में अलाउड है और सबसे इम्पोर्टेंटली क्या हमने खुद अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फाइनेंस जैसे ड्राई लगने वाले टॉपिक्स को आसान बनाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिटकॉइन को एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, इस ओरियो पर फोकस कीजिए। राजू, श्याम और बाबूराव एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। एक दिन वो स्कूल बंक मारकर मूवी देखने गए, लेकिन श्याम और राजू के पास टिकट के पूरे पैसे नहीं थे, 90 रुपीज कम। तो बाबूराव ने उनके पैसे पे किए और दोनों ने अपनी बैग से ओरियो का एक एक पैकेट निकाला और बाबूराव को दे दिया। लेकिन बाबूराव को तो अपने पैसे चाहिए। राजू को एक आइडिया आया कि पेपर पर लिख देते हैं कि बाबूराव को श्याम और राजू दोनों के टोटल में 30 रुपए देने बाकी थे, और उसके सामने सबने सिग्नेचर कर दिया। ट्रस्ट सिर्फ जुबान पर ही नहीं पेपर पर आ गया। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि बाबूराव उन 30 रुपए में हेराफेरी करके 80 रुपए कर सकते। अगर ऐसा होता है तो ये तीनों प्रिंसिपल के पास तो नहीं जा सकते, तो उन्होंने सोचा कि इस पेपर की एक एक कॉपी तीनों के पास रख लेते हैं। तो ये पूरा ट्रांजैक्शन पीयर टू पीयर यानी जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उन्हें हुआ, इंस्टेंटली हुआ, और उन्होंने अपना भरोसा किसी एक इंसान में नहीं, एक सिस्टम में रखा। क्रिप्टो करेंसी ऐसे ही काम करती है। बिटकॉइन एक डिजिटल ओरियो है जहाँ सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में होते हैं। जैसे ओरियो जैसे कई बिस्किट्स होते हैं, बिटकॉइन जैसे कई क्रिप्टो करेंसीज होती है जिनकी रेसिपी अलग होती है और वैल्यू भी, लेकिन कुछ कोर प्रिंसिपल सेम होते हैं। जैसे सप्लाई लिमिटेड होता है। आज गोल्ड की वैल्यू इसीलिए है क्योंकि गोल्ड रेयर है, उसका सप्लाई लिमिटेड। वैसे ही हर क्रिप्टो करेंसी के प्रोटोकॉल में उसका टोटल सप्लाई कितना होगा ये मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल इन टोटल सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस होने वाले हैं, जो कंप्लीटली साल 2140 तक माइन होंगे। नंबर 2, प्राइवेसी पर फोकस होता है और सबसे इम्पोर्टेंटली डिसेंट्रलाइज्ड होता है। एक बिटकॉइन की प्राइस कोई एक इंस्टीट्यूशन डिसाइड नहीं करता, ना कि कोई रिच इन्वेस्टर डिसाइड करता है। ये कंप्लीटली मार्केट फोर्सेस पर डिपेंडेंट होता है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है एंड वाइस वर्सा। लेकिन डिसेंट्रलाइज होने की यानी गवर्नमेंट या किसी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट से दूर जाने की जरूरत ही है। द रीजन इज ट्रस्ट। आज सरकार कहती है कि इस पेपर के टुकड़े की वैल्यू 100 रुपए, लेकिन 2016 में डीमोनेटाइजेशन होने के बाद पुराने 1000 और 500 की नोटों की कोई वैल्यू नहीं रही। क्योंकि सच तो ये है कि एक रुपी, यूरो और यूएस डॉलर की सारी जो करेंसीज है वो एक फिएट करेंसी है।
फिएट करेंसी यानी ऐसी करेंसी जैसे किसी भी कमोडिटी की यानी गोल्ड की बैकिंग नहीं होती। इसकी वैल्यू है क्योंकि आपकी सरकार कहती है कि इसकी वैल्यू। दैट्स इट। 2008 में यूएस गवर्नमेंट ने वहां के बैंक्स में जो क्राइसिस हुआ था उनसे उन्हें बेल आउट करने के लिए 700 बिलियन यूएस डॉलर्स का पैकेज निकाला था। कंपनीज ने गलत डिसीजंस लिए, उन्हें गवर्नमेंट ने बचाया और इसका इम्पैक्ट आम लोगों पर हुआ। इन्फ्लेशन बढ़ा, मार्केट गिरा और लोगों का इन इंस्टीट्यूशंस पर से ट्रस्ट उठा। भारत में भी स्कैम्स के बाद यही तो होता है। करप्ट सीनियर बैंक ऑफिशियल्स गलत लोगों को लोन्स दे देते हैं जो फिर वो रिकवर नहीं कर पाते। इन द लास्ट 5 इयर्स भारत के अलग-अलग गवर्नमेंट बैंक्स को 2.5 लाख करोड़ रुपीस के बेल आउट्स दिए गए हैं। इसे बैंक रिकैपिटलाइजेशन कहते हैं। हम अपनी पूरी लाइफ इन पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन इन पैसों का सारा कंट्रोल हम हमारे गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं। लोग सोचने लगे कि हम हमारा सारा ट्रस्ट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में रखते हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूट्स करप्ट हैं, फ्रॉड करते हैं। कुछ लोगों को इस कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम नहीं, आपका लोन इंग्लैंड का टिकट और हमारा लोन बैड लोन, आपकी कंपनी को बेल आउट और हमें सीधा नॉकआउट। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। इस गोलमाल से पहुंच जाने पर एक अनोनिमस टेकी ने सतोशी नाकामोटो के नाम से एक 8 पेज का पेपर पब्लिश किया जो मेरा ये ओरी और हेरा फेरी का प्रॉब्लम पूरे ग्लोबल स्केल पे सॉल्व कर। कैसे? एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से मिडिलमैन को हटा। बिटकॉइन कोई फिजिकल कॉइन नहीं है। एक्चुअली बिटकॉइन कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है जो सारे ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। जैसे राजू श्याम और बाबूराव ने सेम ट्रांजैक्शंस की कॉपी तीनों के पास रखी, ये कंप्यूटर्स भी वही करते हैं। आज दुनिया में 47,000 नोड्स हैं जहां ये डिजिटल लेजर मेंटेन होता है। लेकिन ये कंप्यूटर्स एग्जैक्टली क्या काम करते हैं ये समझने के लिए एक स्मार्ट बच्चों की क्लासरूम इमेजिन कर सकते हैं। एक टीचर पूरे क्लास को एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम देती है, जो स्टूडेंट सबसे पहले सही जवाब देता है उसे एक रिवॉर्ड मिलता है। वैसे ही बिटकॉइन के सारे ट्रांजैक्शन हम तो सही जवाब देते थे तो कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलता था हमें। हर 10 मिनट में सारे नोड्स के साथ शेयर हो जाते हैं। हर कंप्यूटर को एक चैलेंजिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम मिलता है और उसे वो जल्द से जल्द सॉल्व करना होता है। जो कंप्यूटर सबसे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसे रिवॉर्ड में कुछ बिटकॉइंस मिलता है। तो ये जो नए बिटकॉइन जनरेट एक्सचेंजेस को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, मैंने सुना था कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन है। सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वर्डिक्ट दिया कि आरबीआई का डायरेक्टली बैंकिंग सपोर्ट विड्रॉ करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। आर्टिकल 19(1)(g) में लिखा है कि हर किसी को अपना प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस कंडक्ट करने का राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई चीज कोई एग्जिस्टिंग लॉ ब्रेक नहीं करती तो वो ऑपरेट कर सकती है। क्रिप्टो करेंसी के साथ सिटीजन्स को एक नई इंडस्ट्री शुरू करने का राइट, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी कहा है कि अब ऐड आ गया अब तो। You created a business. Now, create videos for your business. तो ये ऐड हो गया, स्किप कर देती हूँ। मैं एक मॉडरेट इन्वेस्टर हूँ और मैं मॉडरेट रिस्क लेना पसंद करती हूँ। यहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी हाई है, इसलिए मेरे टोटल प्रॉफिट्स का 2 या 3% इन्वेस्ट करना मैं ओके समझती हूँ। लेकिन मैं काफी सेफ इन्वेस्टर हूँ, तो यहाँ मुझे अनसर्टेनिटी दिखती है। जिस तरह क्रिप्टो करेंसी ऊपर जाती है वैसे ही नीचे भी आती है। जनवरी 2018 से फरवरी 2018 तक बिटकॉइन की प्राइस 65% गिरी थी। We can use cryptocurrency as a mode of exchange just like cash, or we can use it as a store of value like gold. आज फॉरेन कंट्रीज में कई ऐसे होटल्स हैं जहां आप बिटकॉइन से पेमेंट कर सकते हैं। एंड डिड यू नो माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज भी बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करती हैं। तो लोग एक्सबॉक्स पे गेम्स बिटकॉइन से खरीदते हैं। एट द सेम टाइम कोई भी क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करती, तो इसका इस्तेमाल क्रिमिनल्स गलत कामों के लिए करते हैं। दिसंबर में कर्नाटका में एक ऐसी केस हुई थी जहां किडनैपर्स ने रैंसम बिटकॉइन में मांगी। क्रिप्टो करेंसी अनोनिमस होती है, वो ट्रैक करना मुश्किल होता है, इसकी वजह से इसका इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटीज के लिए होता है जो रुकना चाहिए। प्लस लोग टैक्स बचाने के लिए, ब्लैक मनी छुपाने के लिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं जो कंप्लीटली इलीगल। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आपकी गेन्स पर 30% टैक्स पे करना चाहिए। बिल गेट्स 2014 से क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करते हैं और वॉरेन बफे हमेशा से इसे एक बबल कहते हैं। इतने बड़े बड़े लोग भी एक बात पर सहमत नहीं हो पा रहे, तो हम कौन? अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक बेसिक आइडिया आने पर आपका इसके बारे में ओपिनियन क्या है? Are you team Abhi or team Niu? Tell us in the comments below. ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि हर डिसीजन एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी आपके रिस्क पिरामिड में सबसे टॉप पर आता है। मैं अपने दोस्तों के साथ अच्छा, तो इससे अब तक मुझे सिर्फ इतना ही समझा है कि अपना इंडिया का गवर्नमेंट इसे सपोर्ट नहीं कर रहा था क्योंकि इसे ट्रैक नहीं कर सकते, है ना। अरे बहुत कंफ्यूजिंग वीडियो था ये, तो दूसरा वीडियो भी देखूंगी मैं, मुझे इतना क्लियरली समझा नहीं इसमें। पर इन्वेस्ट कर सकते हैं शायद से, आजकल बहुत चल रहा है, बिल गेट्स भी भरोसा कर रहा है, तो हम कौन होते यार, हम भी करते।
चलो अभी ध्रुव राठी का भी देख लेते हैं। बिटकॉइन क्या है, हाउ बिटकॉइन वर्क्स एंड वाई इज़ इट सो पॉपुलर। नमस्कार दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसी बात सिर्फ 12 साल पहले की 31 अक्टूबर 2008 को एक इंसान हे 31 अक्टूबर मेरा बर्थडे। जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो, इन्होंने इंटरनेट पे एक पेपर पब्लिश किया। सतोशी का मेन मकसद पेपर की पहली लाइन से ही साफ नजर आ गया था। A version of electronic cash that would allow payments to be sent directly from one party to another party without going through a financial institution. क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई नियंत्रण या कंट्रोल नहीं है। जैसे कि यूएस डॉलर को यूएस का सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, इंडियन रुपी को आरबीआई कंट्रोल करता है, ऐसे ही बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को कोई सेंट्रल बैंक या कोई मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कंट्रोल करता है। उस टाइम क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक आइडिया था एक बंदे के मन में, लेकिन अब लाखों करोड़ों की ट्रेडिंग होती है इसकी क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर, जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है नॉर्मल स्टॉक मार्केट में। सरकार और बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स स्पेशली, इतने पावरफुल हैं पैसों और मॉनेटरी पॉलिसी के मामलों में। बात यह है दोस्तों कि जब आप बैंक्स में अपने पैसे डिपॉजिट करते हो, एक तरह से आप बैंक को उस पैसों के साथ खेलने की परमिशन दे रहे हो। बैंक्स इन्हीं डिपॉजिट से कंपनीज और इंडिविजुअल्स को लोन देते हैं। इसी रीजन से तो आपको रिटर्न मिल पाता है, इंटरेस्ट मिल पाता है अपने डिपॉजिट किए गए पैसों पे। हाल ही में हमने देखा है कि बैंक्स हाँ थोड़ा बहुत मुझे भी पता है। सेविंग्स और डिपॉजिट्स को अक्सर इररिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कई बार होता है कि बैंक्स बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बिना चेक्स किए लोन्स देते हैं और फिर वो लोन्स बैड डेट्स बन जाते हैं, एनपीएस बन जाते हैं। और शिकार कौन बनता है इस सारे खेल का? हम जैसे जमाकर्ता या डिपॉजिटर्स। पिछले 15 महीनों में दोस्तों 3 डिपॉजिट टेकिंग इंस्टीट्यूशंस फेल हुए हैं, यस बैंक, पीएमसी बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक। लेकिन सरकार के डिसीजंस भी आम आदमी के फाइनेंशियल फ्यूचर को खतरे में डाल सकते हैं। नवंबर 2016 याद है, डीमोनेटाइजेशन, एक झटके में 500 और 1000 के नोट बेकार कर दिए सरकार। भारत की टोटल 86% करेंसी अनयूजेबल हो गई। जो लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के फेवर में हैं, एक बड़ा रीजन इसके पीछे यही है कि वो नहीं चाहते कि सरकार और सेंट्रल बैंक्स के पास इतना ज्यादा कंट्रोल हो हमारे पैसों का, हमारी करेंसीज का। अब समझ में आया दोस्तों आपको सतोशी का क्या ओरिजिनल आइडिया था, क्या विजन था। सतोशी ने बिटकॉइन को एक ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम जैसे इमेजिन किया था, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे आधारित होगा और थर्ड पार्टी के कंट्रोल से बाहर होगा। आपको याद होगा शायद 2008 की जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, लीमन ब्रदर्स जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक कंगाल हो गए। इसी माहौल के बाद दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज का जन्म हुआ। बिटकॉइन सबसे पहले आया और उसके बाद कई और क्रिप्टो करेंसीज आई, जैसे कि इथेरियम, लाइटकॉइन और रिपल। इनफैक्ट इस साल की शुरुआत में दोस्तों 2000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल थी इंटरनेट पर। तो अब आते हैं दोस्तों काफी कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे पर, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। सच कहूं तो इसे परफेक्टली समझने के लिए एडवांस मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस नॉलेज होनी जरूरी है, जो कि मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग शुरू करनी है तो बेसिक नॉलेज काफी है। बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं। सारे बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस का एक पब्लिक खाता होता है, एक पब्लिक अकाउंट होता है जिसे लेजर कहते हैं, डिजिटल फॉर्म। अब ऐसा समझ लो कि ये जो खाता है इसकी कॉपी हर एक सिस्टम पे होती है जो बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा है। जो लोग ये सिस्टम्स चलाते हैं उन्हें माइनर्स कहते हैं। माइनर्स का काम है ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना। मान लो कि ए को बी के अकाउंट में 2 बिटकॉइन भेजने, माइनर्स को कंफर्म करना पड़ेगा कि वाकई में ए के पास अपने खाते में 2। ओह थर्ड पार्टी है यहाँ पर, मतलब ए पहले जाएगा माइनर के पास, माइनर चेक करेगा फिर बी के पास जाएगा। मे बी ऐसे ही होगा, रुको देखते हैं आगे। बिटकॉइन है या नहीं। ट्रांजैक्शन कंफर्म करने के लिए माइनर्स को एक कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। आपने शायद स्कूल में वेरिएबल्स पढ़ा होगा, हर एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का एक यूनिक वेरिएबल होता है। माइनर्स का काम है इसे ढूंढकर निकालना। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ये सारे कैलकुलेशंस कंप्यूटर्स पर ऑटोमेटिकली किए जाते हैं, क्योंकि ये इक्वेशंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, इनके कॉम्बिनेशंस करोड़ों में होते हैं। इसी रीजन से इन माइनर्स को बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हाई प्रोसेसिंग पावर वाले कंप्यूटर्स की जरूरत होती है। एक बार इक्वेशन सॉल्व हो गई तो नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर्स उसे कंफर्म करते हैं और ये ट्रांजैक्शन चेन में ऐड हो जाती है। ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक बन जाता है, इसलिए टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। और माइनर्स को क्या मिलता है ये सब करने के लिए? दोस्तों माइनर्स को इनाम के रूप में सबसे कीमती चीज मिलती है, बिटकॉइन। इस सिस्टम को प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं कि माइनर्स को प्रूफ करना पड़ता है कि उन्होंने इतना सारा कंप्यूटेशन वर्क किया है जिसके रिटर्न में उन्हें रिवॉर्ड मिल पाए, बिटकॉइंस मिल पाए। लेकिन अगर ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपके सर के ऊपर से बाउंसर होकर निकली हो तो घबराओ मत, क्योंकि क्रिप्टो टेक्नोलॉजी की
वर्किंग्स को समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो की फिलॉसफी, विजन और फ्यूचर को समझना। अब बात आती है दोस्तों की क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को यूज कैसे किया जाता है, यह समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी को एज एन इन्वेस्टमेंट यूज करते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी को एज एन ऑल्टरनेटिव करेंसी यूज करते हैं। कई लोग इसे करेंसी से रिप्लेस करना चाहते हैं कि हम रुपी और डॉलर्स की जगह सिर्फ बिटकॉइन ही इस्तेमाल करें, लेकिन मेन यूज जो आज के दिन किया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी का वो एज एन इन्वेस्टमेंट ही है कि हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे बिटकॉइन में, कुछ साल बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक हायर रिटर्न आएगा, ज्यादा पैसे में रिटर्न में वापस मिलेगा। तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया गोल्ड की तरह। जैसे हम अपने डेली ट्रांजैक्शंस में गोल्ड को नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन हम गोल्ड को खरीद के बैंक लॉकर में रख लेते हैं गारंटी की तरह फ्यूचर में और रिटर्न्स पाने के लिए, क्योंकि गोल्ड का प्राइस ओवर टाइम बढ़ता ही रहता है धीरे धीरे। बिटकॉइन के साथ भी लोग ऐसा ही करते हैं, इसीलिए बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है। लेकिन बाकी हर इन्वेस्टमेंट्स की तरह इस इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क है, और जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं इसे एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर्म, वो कहते हैं कि बिटकॉइन तो एक डिजिटल करेंसी है, इसकी इनहेरेंटली खुद में कोई वैल्यू नहीं है। जैसे गोल्ड आपके पास होगा, फिजिकली आपके हाथों में आप उसे टच कर सकते हो, जैसे घर खरीदते हो, घर एज एन इन्वेस्टमेंट फिजिकली आपके पास अवेलेबल है, फिजिकल नहीं है, सब कुछ एक कंप्यूटर के ऊपर हो रहा है। अभी भी इसे काफी नीश प्रोडक्ट कह सकते हैं जिसकी समाज में वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस नहीं। क्रिप्टो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, मतलब आप अपने यार ये फ़ोन ना दिखते होगा, बीच में ही बचता है। साइड वाली दुकान पर जाकर ब्रेड अंडे खरीदने के लिए बिटकॉइन से नहीं पे कर सकते। हालांकि ये ट्रेंड शायद बदल सकता है फ्यूचर में, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में कई ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर बिटकॉइन एज अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव करेंसी, उनमें पेमेंट्स उन्होंने एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी। अरे अभी तो मैंने सुना था कि ये टेस्ला वालों ने भी बिटकॉइन से सब ट्रांजैक्शन सभी लेंगे, मतलब बिटकॉइन से टेस्ला कार खरीद सकते करके ऐसा कुछ था, पता नहीं, इतना ज़्यादा नहीं। चलो पढ़िए इसमें करते, मैं मेरा ज्ञान नहीं देती हूँ इसमें। टेक्निकल चैलेंज है यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली, जिसके कारण से बिटकॉइन को डेली ट्रांजैक्शंस में यूज करना मुश्किल हो रहा है। बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें कंफर्म करने में टाइम लग जाता है। एक ब्लॉक प्रोसेस को 10 मिनट तक लग जाते हैं जब तक कंप्यूटर्स कैलकुलेशन करते हैं। तो आप सोच ही सकते हो डेली लाइफ में इतना 10 मिनट तक वेट करना एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए प्रैक्टिकल नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूंगा दोस्तों कि कुछ ऐसे यूज केसेस हैं जहां पर बिटकॉइंस ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लग रहे हैं हमारे ट्रेडिशनल तरीकों से। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फॉरेन फंड्स ट्रांसफर। जब आपको एक देश से दूसरे देश पैसे भेजने होते हैं, बैंक्स फॉरेन ट्रांसफर फीस के नाम पर बहुत हाई पेमेंट मांग लेते हैं आपसे, बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं और बहुत टाइम भी लगा देते हैं पैसों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजने में। यहाँ पर बिटकॉइन ज्यादा इकोनॉमिकल है, क्योंकि बिटकॉइन कोई ट्रांसफर फीस नहीं चार्ज करता है और 10 मिनट एक्चुअली कम टाइम होता है जितना बैंक 1-2 दिन लगा देते हैं पैसों को ट्रांसफर करने। सिमिलर शायद क्रेडिट कार्ड फीस के साथ भी है, क्रिप्टो करेंसी क्रेडिट कार्ड फीस से ज्यादा इकोनॉमिकल हो सकती है। इसी रीजन से बैंक्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज और रेमिटेंस कंपनीज क्रिप्टो करेंसीज के विरुद्ध थे और काफी हद तक आज भी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इनके बिजनेस मॉडल को भारी टक्कर दे सकता है। लेकिन लास्ट कुछ महीनों में स्पेशली कोविड पैंडेमिक के कारण माहौल कुछ बदल सा गया है। ओ शिट, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरे दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। या आदित्य का डिस्टर्बेंस। चलो देखते आगे समझ जाए। यार बहुत पता नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा अच्छे से, बट ये पहले वाले से ज़्यादा बेटर था ये वीडियो से समझ जाएगा शायद आगे, देखते। क्या काफी इंडस्ट्रीज और म्यूचुअल फंड स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं पर बिटकॉइन और इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसीज का भाव बढ़ता गया है। 1 मार्च से नवंबर 30 तक 120% से ज्यादा वैल्यू बढ़ी है बिटकॉइन की, यानी कि मोर देन डबल हो गई है बिटकॉइन की वैल्यू। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल भाई जी पेपाल ने नवंबर दरवाजा बंद कर ट्रांजैक्शन का फीचर इंट्रोड्यूस किया था। जेपी मॉर्गन बैंक बिटकॉइन का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। 2017 में जब बिटकॉइन बुल रन पर था, मतलब उसका प्राइस जब तेजी से बढ़ने लग रहा था, जेपी मॉर्गन के सीईओ ने कहा था ये फ्रॉड है। और अभी कुछ महीने पहले न्यूज में देखा कि जेपी मॉर्गन ने मशहूर क्रिप्टो एक्सचेंजेस कॉइनबेस और जेमिनी के लिए कॉर्पोरेट अकाउंट्स खुलवाए हैं। तो देख रहे हैं आप दोस्तों कैसे धीरे धीरे जो दरवाजे बंद थे बिटकॉइन के लिए वो खुलते जा रहे हैं। क्रिप्टो के मामले में ओपन माइंडेडनेस नजर आ रही है जनरल पब्लिक में और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी एटीट्यूड में चेंज आया है इस साल से। अप्रैल 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो इंडस्ट्री को बैंकिंग सिस्टम से फ्रीज आउट कर दिया था। सर्कुलर के थ्रू आरबीआई ने बैंक्स को आदेश दिया था कि क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शन या प्लेटफॉर्म से डील मत करना। मेन स्ट्रीम मीडिया में रिपोर्ट किया गया था कि आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया, लेकिन ये कहना टेक्निकली इनएक्यूरेट था। डायरेक्टली इंडिया में कभी क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया गया था। आरबीआई ने क्रिप्टो इकोसिस्टम का बैंकिंग एक्सेस काट दिया था।
उसका इफेक्ट ये था कि जनता क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर INR यानी इंडियन रुपीस में डील नहीं कर सकती। बैंक्स क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के साथ काफी ओ ये तो क्या झूठ झूठ मेरे को बोला, मतलब सब लोग को यही पता रहेगा, पता नहीं कि क्रिप्टो करेंसी बैन है इंडिया में खाली वो INR में नहीं कर सकते। ओह सख्ती से पेश आए। प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट फ्रीज होने के नाते वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पाते थे, अपने लैंडलॉर्ड्स को रेंट नहीं पे कर पाते। तो एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि RBI ने ऐसा किया क्यों? देखिए दोस्तों, रियलिटी ये है कि क्रिप्टो करेंसी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, मेनली मनी लॉन्ड्रिंग और सिक्योरिटी से रिलेटेड। इंटरनेट के डार्क वेब में लोगों ने हथियार और ड्रग्स के लिए बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि इसे ट्रैक नहीं कर सकते इसलिए ड्रग्स वगैरह इससे डील हो रहे थे। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए मुश्किल हो गया था ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना, क्योंकि वो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम के बिल्कुल बाहर थे। हैकिंग से रिलेटेड भी इश्यूज आए। एक और प्रॉब्लम ये भी है दोस्तों कि कोई भी अपनी क्रिप्टो करेंसी बना सकता है। इसी रीजन से काफी बोगस फ्रॉड कंपनीज ने पब्लिक के पैसे उठाए ये प्रॉमिस करके कि एक बार इस करेंसी में ट्रेडिंग शुरू हो गई, आपके ये जो वैल्यू है इस करेंसी की वो डबल या ट्रिपल हो जाएगी। तो आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। अमित भारद्वाज नाम के एक बंदे ने ऐसी ही फ्रॉड क्रिप्टो स्कीम खड़ी करी थी गेन बिटकॉइन के नाम से। 2000 करोड़ के फ्रॉड का आरोप है भारद्वाज के ऊपर। भारद्वाज ने लोगों को यह दावा किया कि उसके चाइना में माइनिंग फार्म्स है, मतलब एक जगह जहां बहुत सारे कंप्यूटर सर्वर्स इक्वेशन सॉल्व करने लगे हैं। ये कहा कि माइनिंग ऑपरेशन से जो बिटकॉइंस निकलते हैं वो इन्वेस्टर्स को रिटर्न के तौर पे दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद एक खोखले निकले। काफी लोगों के पैसे लेकर वो इंडिया से बाहर हो गए, ऐसा आरोप है। फाइनली अप्रैल 2018 में इसका अरेस्ट किया गया और लास्ट सुनने में आया ऐसे स्कैम करने के लिए भी कितना दिमाग लगता होगा, बाप रे, मानना पड़ेगा कि अभी वो बेल पे बाहर है और केस कोर्ट में पेंडिंग। तो इन्हीं रीजंस की वजह से एक नेगेटिव सा माहौल था क्रिप्टो करेंसी को लेकर, बिटकॉइन को लेकर, और RBI ने इसके रिस्पॉन्स में ये डिसीजन लिया कि बैंकिंग बैन लग जाए क्रिप्टो पर। इंडिया में 2013 से क्रिप्टो एक्सचेंजेस ऑपरेट कर रहे थे, यानी वो प्लेटफॉर्म्स जहां पर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने रुपीस को बिटकॉइंस में बदल सकते हैं। कुछ एक्सचेंज फाउंडर्स ने डिसाइड किया कि ये बैंकिंग बैन हम कोर्ट में जाकर चैलेंज करेंगे। उनके पेट का सवाल तो था ही, लेकिन ये सिद्धांतों की भी बात थी। उन्हें मौका मिला सरकार और RBI को समझाने का कि क्रिप्टो टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। इनका ये मानना था कि ये जो सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर, ये बाकी एसेट क्लासेस पर भी वैलिड होते हैं। जो प्रॉपर्टी होती है उस पर मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, फेक नोट प्रिंट किए जाते हैं वहां पर भी मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, फ्रॉड स्कीम्स वैसे भी चलती हैं कितनी और चीजों को लेकर, बैंक या स्टॉक एक्सचेंज का सॉफ्टवेयर भी हैक हो सकता है, उसके भी चांसेस रहते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स बिटकॉइन के साथ है बाकी चीजों के साथ भी है। इसके रिस्पॉन्स में जो रेप्यूटेड इंडियन हाँ यार, इतना अच्छा ग्रो कर रहा है तो फिर क्यों करना है बैन? इतने फेक नोट्स बन रहे, सब बन रहे, मुझे लग रहा है अच्छा है वैसे तो बिटकॉइन। मतलब समझ में नहीं आया इतने अच्छे से, लेकिन जैसे ये बोल रहा है वैसे लग रहा है। प्लेटफॉर्म्स से उन्होंने काफी सेफगार्ड्स इंक्लूड किए, जैसे कि साइन अप के टाइम नो योर कस्टमर या KYC का प्रोसेस मैंडेटरी कर दिया। केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कई फेमस सीनियर लॉयर्स ने केस लेने से मना कर दिया, क्योंकि मीडिया में क्रिप्टो के बारे में काफी नेगेटिव न्यूज फैली हुई थी और बहुत सारी अफवाहें भी फैल रही थी, रूमर्स भी थे। एडजर्नमेंट्स होने लगे, कुछ एक्सचेंजेस का गुजारा नहीं चल पाया इस समय, तो उनको वाइंड अप करना पड़ा। फाइनली जनवरी 2020 में 3 जज बेंच के सामने केस आर्ग्यू हुआ और कोर्ट ने एक्सचेंजेस की बात मान ली। कहा कि RBI का बैंकिंग बैन डिसप्रपोर्शनेट था, क्योंकि कोर्ट में RBI ये साबित नहीं कर पाया कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के कारण फाइनेंशियल सिस्टम्स या बैंक को कोई ज्यादा खास ठेस पहुंची है। संविधान के आर्टिकल 19(1)(g) के अनुसार एक नागरिक का ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि कोई भी बिजनेस, ऑक्यूपेशन या ट्रेड करना। RBI का बैंकिंग बैन उस अधिकार से इंटरफेयर कर रहा है, ऐसा कोर्ट ने कहा। ये एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, क्योंकि RBI को कोर्ट में हराना कोई मामूली बात नहीं। इसलिए 4 मार्च 2020 को इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक दिन था। कोर्ट ने साफ कह दिया कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंजेस पर कानूनी पाबंदी नहीं है, ये बिजनेस लीगल है और RBI को बैंकिंग बैन हटाना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये हम सब के लिए बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों। हम चाहें तो क्रिप्टो करेंसी में फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने की। आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे क्रिप्टो में थोड़े पैसे डाल सकते हैं। तो चलो, ये सब से तो अभी मैंने ये जान लिया कि मतलब जितना मुझे समझा है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। शायद आप लोग को उतना समझा या पूरा समझ गया रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। मुझे इतना समझा कि ये 3 पार्टी से काम होता है, जैसे A - B बोला ना,
तो बीच में वो मिडिल मैन का काम करता है, जिससे हम लोग जाके फिर बाद में मतलब ऐसा वो चेक करता है कि बराबर है कि नहीं, एंड देन बी को देता है, ऐसा होता है कुछ। तो ये 3 पार्टी का काम है, मतलब ए, बी एंड माइनर। तो ये इतना मुझे समझाया। और पहले यहाँ रिस्ट्रिक्शन था इंडिया में कि उनको लगा था कि फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा है, पर वो तो सबसे हो रहा है। तो अभी इन लोग ने सोचा है कि मतलब मार्च में, इसने बोला ना मार्च 2020 में ये हट गया है कि क्रिप्टो करेंसी पे बैन जो था वो हट गया। तो अब हम कर सकते हैं उसमें इन्वेस्ट। और मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था ये, इसलिए मुझे जानना था कि ये क्या है। फिर भी इतना अच्छे से समझा नहीं है पूरा कंसेप्ट, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं। तो ये हमें एकदम अच्छे से डिटेल में देखना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगे। ध्रुव राठी का एक्सप्लेनेशन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो स्लो जा रहा था सब ये। अभी एंड न्यू का तो मुझे पसंद है वैसे वीडियो सारे, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशंस रहते हैं उनके वीडियो में। तो उनके भी अच्छे थे, बट वो थोड़ा फास्ट तो मेरे को ऐसा झुंबल हो रहा था सब ऐसा। तो अगर आपको करना है इन्वेस्ट आप करो, मैं भी ट्राई करूँगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए भी ज़्यादा पैसा नहीं है, आप कितना भी कर सकते हो। तो अभी चलो मैं इसको और डिटेल में देखूँगी अगर इन्वेस्ट करना रहेगा जब तब। तो अच्छा, और ये ऐप भी बोला ना कुछ इसने, रुको देखते हैं अपन कौन सा, कॉइन स्विच करके एक ऐप है जहाँ हम लोग कर सकते हैं। तो आप वो देख सकते हो, कॉइन स्विच। ओके, thank you so much for watching this video. If you like this video, please hit the thumbs up. और क्या सीखना है आपको मेरे साथ वो बताना मुझे कमेंट में, तो हम साथ में सीखेंगे। बाय बाय। Like this video, share this video and subscribe to my channel.